हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास पांडे अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी के साथ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, बहुत ही जल्द मैं आप लोगों की साइंस के फर्स्ट चैप्टर का वीडियो लेकर के आऊँगा। तो मैं अपने साइंस के न्यू चैप्टर फर्स्ट चैप्टर के साथ, और फर्स्ट चैप्टर यहाँ हम लोगों का है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये है हमारे चैप्टर का नाम। अब इसमें चैप्टर के हिसाब से तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वह परिघटना है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। मतलब अभिकर्मक मिलेंगे और उत्पाद बनाएंगे। माना ये है A प्लस B गिव्स आउट C प्लस D। तो ये क्या है? ये है अभिकर्मक और ये क्या है? उत्पाद। तो इसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब आगे आता है समीकरण। तो समीकरण क्या है? समीकरण क्या है, ये बात मन में आनी चाहिए। तो समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों द्वारा व्यक्त करना। रासायनिक अभिक्रिया कोई है, उसको संकेतों के द्वारा व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया ये लिख दिया मैंने, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स आउट सोडियम क्लोराइड। ऐसा लिखना थोड़ा अलग नहीं लग रहा है ना, थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। तो इसके लिए इसको संकेतों में व्यक्त किया गया, जैसे Na और प्लस Cl गिव्स आउट NaCl। अब ये थोड़ा लिखने में आसान हो गया, इसीलिए हम रासायनिक अभिक्रिया में डायरेक्ट नाम की जगह पर संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। और किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के द्वारा व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब ये संतुलित समीकरण क्या है? संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण का मतलब आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
तो ये पूरी तरीके से संतुलित समीकरण बनाना द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। ठीक, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहां पे लिख लिया, चलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिख लिया। अब इस एग्जाम्पल में यहां पर देखिए, इधर हैं आयरन के कितने एटम्स हैं, एक Fe, और इधर 3। तो किसी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी स्थिति में द्रव्यमान को न उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब कोई अभिक्रिया यदि होगी तो उत्पाद का जो पूरा द्रव्यमान होगा वो अभिकर्मक के पूरे द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है। इसमें क्या है, इधर एक Fe और इधर 3, तो ये कुछ नहीं लग रहा है ना संतुलित, ये संतुलित नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, इधर कितने Fe हैं, 3 है, तो इधर भी 3Fe कर दिया प्लस, अब 3Fe तो इधर कर दिया, उसके बाद में इधर ऑक्सीजन है 4, तो मतलब यहां पर 4 करना पड़ेगा। तो यहां लिख करके ऐसे लिख लेते हैं 4H2O गिव्स आउट। अब क्या आएगा इधर, ये तो जो बनना था बना ही है, O4 प्लस, अब 3Fe इधर आ गया और 4O ये लिख गया। अब H2 कितने बचे, हाइड्रोजन 8 बचे, तो ऐसे लिख सकते हैं 4H2। ये क्या है, असंतुलित, और ये संतुलित। ये हो गया संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण में अंतर। ठीक, समझ में बात आई, इतनी नहीं आई, बोले रहो भैया, कुछ बोल दो। हाँ तो ऐसे बोलो ना, समझ में आ गया। चलिए ठीक, तो ये हो गया संतुलित समीकरण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है समीकरण के प्रकार। अब ये कितने प्रकार के होते हैं समीकरण, तो ये पहले इनके टाइप हम लिख लेते हैं। नंबर 1, ये हो गई हमारी अभिक्रियाओं के प्रकार। अब इसमें हम एक एक करके समझते चलते हैं।
पहला है हमारा संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन नाम ही से स्पष्ट है कि मतलब इसमें क्या होगा, योग होगा। तो इसमें दो या दो से अधिक अवयवों के योग से जब नए पदार्थ बनते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि CaO है। अब CaO क्या है, यह है कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा क्या है H2O। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या निकलेगी, ऊष्मा। कभी चूने को पानी में डाल करके देख लो, यही रिएक्शन है। CaO क्या है, चूना है, H2O पानी है, और CaOH चूने का पानी, चूना और पानी का मिक्सचर है। तो हमेशा आप देखेंगे जब CaO को H2O में डालेंगे तो इसमें देखो दोनों के दोनों ऐड हो जा रहे हैं, एक में आ जा रहे हैं। और एक में आ जाने के बाद इसमें हमेशा जो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं ये होती हैं ऊष्माक्षेपी। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। इसी में ऊपर एक छूट गया था वो जान लीजिए। इसमें होता है पदार्थ की अवस्था लिखी जाती है, किस अवस्था में वो रिएक्शन कराया जा रहा है, किस अवस्था में अभिक्रिया हो रही। तो CaO क्या होगा, सॉलिड होगा, H2O क्या होगा, लिक्विड होगा, और जो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा ये होगा एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय विलय। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हमारी जो दूसरी अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, टूटेगा कोई अणु। अब मान लीजिए यही है, अभी CaOH का होल ट्वाइस है, इसको उल्टा कर दो, यही प्रोसेस। CaOH का होल ट्वाइस है और ये प्रोसेस उल्टा कर दो, तो यहां पे क्या है, ऊष्मा। तो इस पे जब उल्टा करोगे ये रिएक्शन, तो इतना कुछ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तब ये H2O किसमें बनेगा, वाष्प बन जाएगा। ठीक, तो इसी को उल्टा करके वियोजन अभिक्रिया कर सकते हो। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि, चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। रखे रहा, ये है दूसरा एग्जांपल ये ले रहे हैं, ऊपर वाला समझ में आ गया होगा। इसमें हम ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल, CaCO3, और इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। ये है हीट का सिंबल बना लिया जाता है। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, CaO बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा, CO2। ये समझ में बात आई। पहले ये क्या था, पूरा था, उसके बाद में ये क्या हो गया, CaO और CO2 में टूट गया। तो ये क्या हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई, क्योंकि एक पूरा मॉलिक्यूल है पहले से और ये टूट जा रहा है। तो इसमें हमेशा जो वियोजन अभिक्रिया होगी, हमेशा अभिक्रिया को पूरी करने के लिए ऊष्मा चाहिए होगी। जब तक ऊष्मा नहीं मिलेगी ये रिएक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।
ये पूछ लिया जाता है। कभी कभी इसको इस नाम से ना पूछ करके ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के नाम से पूछ लिया जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया, जब ऊष्माक्षेपी पूछेगा तो आपको बताना है ऐसी अभिक्रियाएं जो अपने पूर्ण होने के पश्चात उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा मुक्त करती हैं, वो हो गई ऊष्माक्षेपी। दूसरा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो वो क्या हो जाएंगी, ऊष्मा शोषी। एग्जाम्पल आपको कौन सा दे देना है, वियोजन अभिक्रिया का। तीसरी आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है किसी को हटा देना। कोई पहले से बना रखा है, कोई उत्पाद पहले से बना रखा है, अब उसमें कोई ऐसा रिएजेंट पहुंच जाए, ऐसा विकर्मक पहुंच जाए जो उस पहले वाले पदार्थ से किसी एक अवयव को हटा दे और उसके जगह पर खुद आ जाए। ऐसा कब होता है, जब कब रिएक्टिव, मान लीजिए कोई एलिमेंट्स है, उसका कोई बना रखा है पदार्थ, उसमें जब कोई मोर रिएक्टिव पहुंच जाएगा, जैसे मान लीजिए कि यहां पर पहुंच गया है, ये है CaSO4 और CaSO4 प्लस Fe, ये है। पहले से क्या था, कॉपर सल्फेट का विलयन था, और कॉपर सल्फेट का विलयन इसमें पहुंच गया Fe, तो Fe क्या करेगा, Cu यहां पर Fe से कम रिएक्टिव है, और जब कम रिएक्टिव है तो Fe क्या करेगा, CO को यहां से हटा देगा और खुद अपना आ जाएगा। तो FeSO4 प्लस Cu, ये बन गया। Fe ने क्या किया, मोर रिएक्टिव देन Cu, Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu, then the Fu replace the Cu from CuSO4। जो आयरन है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से Cu को विस्थापित कर देता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और क्वेश्चन क्या है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ या लोहे की कील डुबोई जाती है तो विलयन का रंग चेंज क्यों हो जाता है, वो इसीलिए चेंज हो जाता है क्योंकि Cu वहां से अलग हो जाता है और Cu अपना अलग हो जाएगा या फिर यहां पर आ जाएगा, इसीलिए विलयन कलर चेंज कर देता है। ठीक। चौथे रिएक्शन है आपकी द्विविस्थापन। अब द्विविस्थापन का मतलब क्या हुआ, अगर द्वि हटा दिया जाए तो है तो विस्थापन ही, तो विस्थापन होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में रिप्लेसमेंट हो जाएगा, इसमें का उसमें और उसमें का इसमें। देखिए इसका एग्जांपल लिखते हैं, ये वाला मिटाले दे रहे हैं, फिर समझ में आएगा। अब ये है इसमें Na2SO4 प्लस BaCl2, इसमें क्या होगा, ये Ba आ जाएगा Na के पास और Na चला जाएगा Ba के पास, बस इतना इसमें होना है। तो चूंकि दो एलिमेंट्स विस्थापित हो रहे हैं इसीलिए इसको कहते हैं द्विविस्थापन। और अब क्रिया कैसे पूरी होगी, BaSO4 प्लस 2NaCl, ये हो गई आगे की अभिक्रिया पूरी हो गई। तो द्विविस्थापन भी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में आगे है अपचयन उपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, अपचयन का मतलब रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन से ही पता चल रहा है कि यहां पर ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन आकर के ऐड होगा। तो जब किसी रिएक्शन में
ऑक्सीजन आकर के ऐड हो जा रहा हो, या दो कंडीशन है ऑक्सीडेशन या उपचयन की। इसकी दो कंडीशंस क्या हैं कि या तो आकर के O2 क्या हो, ऐड हो, O2 आकर के इसमें जुड़ जाए किसी में, तब कहेंगे उसको ऑक्सीडेशन। या तो क्या हो, हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, तब होगा ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होगा, इसका ठीक उल्टा होगा, या तो ऑक्सीजन बाहर चला जाए और या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए आकर के। तो ये दोनों एक दूसरे के ठीक उल्टा है। तो इसके एग्जांपल समझ लेते हैं हम। इसमें क्या है, ये है कॉपर, ये है ऑक्सीजन। जब रिएक्शन होगा तो ऑक्सीजन आकर के इसमें जुड़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा 2CuO। ऑक्सीजन आकर के ऐड हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन। अब इसी को ठीक उल्टा कर दिया जाए, Cu को तोड़ दिया जाए Cu और O2 में, तो O2 क्या हो जाएगा, Cu से निकल जाएगा, तो तब ये क्या हो जाएगी, तब ये हो जाएगी रिडक्शन। और अभी क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक, तो ऐसी अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ में ही हो जाता है। अभिक्रियाएं क्या होंगी, उसमें अपचयन भी होगा और उपचयन भी होगा, दोनों प्रकार की अभिक्रिया होंगी। उनको ही कहते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या उनको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX ले लिया गया है, तो ये क्या हो जाएंगी, रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन दोनों होगा। तो इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। ये तो समझ गए होंगे आप लोग, हम नोट डाउन कर लो। ये एग्जाम्पल हमने लिख लिया। अब CuO से क्या बन रहा है, चलो CuO से Cu बना, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन जो था CuO से निकल करके Cu बना ले गया, मतलब ऑक्सीजन यहां से क्या हुआ, निकला है बाहर। तो ऑक्सीजन जब निकलेगा तो क्या कहेंगे, रिडक्शन। और यहां पर क्या हुआ है, H2 से H2O बन जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन आकर के क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो जा रहा है H2 में। तो H2 में जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों देखो, यहाँ रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को रिडक्शन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन मतलब दोनों मिलाकर के रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, अब यहां तक आपकी जो थी अभिक्रिया की टाइप्स, कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है, ये आप लोगों का यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें दो छोटी छोटी टॉपिक्स दी गई हैं, एक है संक्षारण
आप लोगों का एक टॉपिक है संचारण, और दूसरा है विकृत गंधिता। तो संचारण क्या है? संचारण का मतलब होता है अगर कोई भी पदार्थ है पूरा रखा है और वो अपने अवयवों में टूट टूट करके धीरे धीरे खत्म होने लगे तो उसी को संचारण कहते हैं। तो मान लीजिए कोई पदार्थ है, ये किसके संपर्क में आएगा? एयर में आएगा। अब एयर में क्या है? ऑक्सीजन भी है और नमी भी। तो या तो नमी के संपर्क में आया, ऑक्सीजन के संपर्क में आया, या एसिड के संपर्क में आया, तो क्या होगा? ये पदार्थ धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब इसका ऑक्सीकरण होने लगेगा। और ऑक्सीकरण होगा तो इसके ऊपर क्या आएगी? परतें इसके ऊपर से टूटने लगेंगी और परतें धीरे धीरे एक एक करके परत सब बाहर निकल जाएंगी और क्या हो जाएगा? इसका संचारण। इसी घटना को क्या कह देते हैं? संचारण कह देते हैं। अब दूसरा है विकृत गंधिता। तो जो वसा युक्त पदार्थ होते हैं, वसा युक्त पदार्थ, तो वसा युक्त पदार्थ जब ऑक्सीडाइज होते हैं तब वो एक अजीब टाइप की स्मेल आने लगती है। जैसे मक्खन है बहुत दिनों तक रखा रह जाए वैसे खुला ही तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है जिसी को कहते हैं विकृत गंधिता। और इसे दूर करने के लिए क्या किया जाता है? इनएक्टिव गैसें मिलाई जाती हैं। मतलब चिप्स वगैरह पैकेट में आप लोग देखते होंगे कि जब उसमें गैस भरी रहती है और जब पैकेट खोलो तो गैस निकल जाती है। अब तो सभी जो है चिप्स कुरकुरे वाले खाली गैस बेचते हैं कि मिलती है चिप्स, चिप्स नाम मात्र की रहती है खाली, बाकी तो गैस ही रहती है। खैर, तो चिप्स वगैरह पैकेट में क्या होता है? गैस। और गैस क्यों होती है? इसमें नाइट्रोजन गैस, ये सब तरीके की इनएक्टिव गैसें डाली जाती हैं ताकि उनका ऑक्सीडेशन कम किया जा सके। खत्म तो नहीं किया जा सकता, कम किया जा सके। और कम किया जाएगा तो विकृत गंधिता उत्पन्न नहीं होगी। तो विकृत गंधिता भी समझ गए होंगे, छोटे छोटे टॉपिक थे, संचारण थे। अब इसका पूछ लेता है संचारण से बचाव के उपाय क्या हैं? तो संचारण से कैसे बच सकता है? तेल का लेप लगा सकते हो, पेंट लगा सकते हो, और क्या कर सकते हो? मिश्र धातु बना सकते हो। अब मिश्र धातु के बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग देखते हैं, जैसे स्टील है। स्टील में कभी जंग लगते सुने हो? कभी नहीं लगेगी। स्टील में जंग हम तो नहीं सुने हैं, आप लोग सुने हो अलग बात है, लेकिन स्टील में जंग नहीं लगती। और सिक्का, जो सिक्के चलते हैं इनमें भी जंग नहीं लगती। तो ये सब मिश्र धातुएं हैं। तो मिश्र धातु बनाकर, पेंट लगाकर, तेल का लेप चढ़ाकर, इन सब तरीके से संचारण को रोका जा सकता है इनएक्टिव गैसेज मिला करके। और मक्खन को लोग क्या करते हैं? गर्म कर लेते हैं, तो मक्खन से घी बना करके फिर ऐसे मतलब बहुत सारे उपाय हैं इसको विकृत गंधिता और संचारण से बचने के लिए। तो आप लोगों के जो चैप्टर से रिलेटेड, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे वो इसमें हो गए हैं। अब आपका आगे बचता है इसमें एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज अगर आप लोग बताएंगे तो एक्सरसाइज भी करवा दिया जाएगा, लेकिन अब हमको तो लगता है आप लोग अगर ध्यान से समझे होंगे तो इसमें कोई भी टॉपिक छूटा नहीं, सारे टॉपिक्स इसमें डिस्कस कर लिए गए हैं। और फिर भी बताएंगे आप लोग तो हम डिस्कस कर लेंगे, वो भी 10-15-20 मिनट लगेगा, एक्सरसाइज भी डिस्कस हो जाएगी।
तो अब कुल मिलाकर के आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बेहतर हो। टाइम कम है इसीलिए थोड़ा स्पीड में चलना रहेगा, आप लोगों को भी उसी स्पीड में तैयारी करनी पड़ेगी। तो बस आप लोग सिर्फ साथ साथ चलते रहे, जितना बताएं उतना तैयार करते जाइए। बाकी एग्जाम का टेंशन तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी आप लोग जो बताएं वो पूरा तैयार करते चलो साथ साथ, बस आगे के लिए नहीं रखना कि कल याद करेंगे। इसीलिए बहुत नहीं, सिर्फ एक चैप्टर का रिवीजन एक दिन में करा देंगे। अब एक हेडिंग एक घंटा लेक्चर देने का टाइम बचा नहीं हम लोगों के पास, इसीलिए कम टाइम में ज्यादा रिवीजन कराना है। तो आप लोगों को भी थोड़ा स्पीड पकड़ना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आप सब लोग ये समझ गए होंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो एक्सरसाइज भी करवा देंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। तो अगर आप लोगों को एक्सरसाइज करवानी है तो कमेंट करें, अगर समझ में आ गया हो तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।